नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 पर। हमारे साथ हैं प्रियदर्शी रंजन जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिहार में हैं इस समय, बिहार की जगह-जगह घूम रहे हैं और बिहार की ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए हम लाइन पे हमारे साथ में। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। तो क्या स्थिति है? ज़मीन पे क्या स्थिति है बिहार चुनाव 2025 के पहले फेज़ की? देखिए, पहले फेज में अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले फेज में कई वीआईपी सीटें हैं। वीआईपी सीटें मसलन यहाँ जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों चुनावी रण में हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, और दोनों की सीटें पहले फेज की हैं। ओके। जो तेजस्वी यादव हैं, जो महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो राघोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी अग्नि परीक्षा इसी फेज में है, यानी पहले फेज में। पहले फेज़ में। जी, जी। जी, जी। तो बड़े हॉट सीट जो है वो पहले फेज में है। मंगल पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जी, सिवान से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी सीट पहले फेज में है। विजय जी। चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, करीबी। और हाँ, बेहद करीबी, और जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ा नेता विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हो, वो एकमात्र में से हैं। विजय चौधरी। नीति हाँ, विजय चौधरी। नीतीश कुमार खुद तो विधानसभा चुनाव अरसे से नहीं लड़ते हैं। ललन सिंह जी। लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। संजय झा चुनाव जी। नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। अशोक चौधरी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के बाद वाली जो हायरार्की है, नंबर 2 वाली हायरार्की जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उसमें एकमात्र विजय चौधरी, और जो कहा जाता है कि खासम खास नीतीश कुमार के जो लोग हैं, उसमें एकमात्र चेहरा विजय चौधरी भी सराय रंजन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण फेज है। अलीनगर भी, दरभंगा की जो सीट है, वो भी इसमें है, जी। शामिल है, जिससे लोक गायिका जो है मैथिली ठाकुर, वो जो मैथिली चुनाव लड़ रही ठाकुर। है हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। तो ये जो पहले फेज का चुनाव है ना, ये वीआईपी लोगों का चुनाव है। कौन कौन लोग जीत करके आएंगे, वीआईपी जी। प्रमुख सीटें इस फेज के अंतर्गत कवर हो रही हैं। तो इसीलिए मैं परसों कह लॉक रहा हो हूँ कि जाएगी इनकी बाकी का फैसला। हाँ, इन लोगों के भाग्य का फैसला लॉक हो जाएगा, और मैं मानता हूँ कि ये टोन सेट करेगा। आगे आने वाला जो फेज है, फेज 2 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसका भी टोन यहीं से सेट होगा कि आगे आने वाले दिनों में चुनाव कैसा जाएगा। या फिर इसको मौके के तौर पर भी ले सकते हैं कि अगर कोई गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आए, तो फिर वो बैक बाउंस कर सकता है। वो अपने लिए 1-2 दिनों की रणनीति बनाने के लिए उनके पास समय होगा, और आधी समय सीटें होगा। होंगी जिसको जितना हो सके उतना कवर कर सके। 2020 में ऐसा हुआ था। पहले जी। और दूसरे चरण में, पहले वाले जो फेजेस थे, उसमें इंडिया ब्लॉक, यानी इंडिया ब्लॉक तो अब बना, उस समय जी, महागठबंधन कहा जाता महागठबंधन। था। महागठबंधन को भारी सफलता मिल रही थी, और इन लोगों को पता चल गया था, महागठबंधन वालों को, कि भारी सफलता मिल रही है, और एनडीए वालों को पता चल रहा था कि चूक हो गई है। जी। यहाँ हम लोग चूक रहे हैं। मगध और शाहाबाद के इलाकों में चुनाव हुआ था जी। पहले चरणों में, तो वहां पर ये जी। लोग चूक रहे थे। बाद में एनडीए ने बड़ी वापसी की। बाद के चरणों में मिथिलांचल का जो इलाका है, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ये वाले जो इलाके थे, वहां जाकर के एनडीए ने कवर किया और बाउंड्री लाइन की सरकार बनाई। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इस बार जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, इसमें जो प्रथम चरण का चुनाव है, ये दूसरे चरण का टोन सेट करेगा। जी। जी। बेहद महत्वपूर्ण है। और तमाम वीआईपी सीटें, तारापुर से सम्राट चौधरी, जी। लखीसराय से विजय सिन्हा, सराय सिन्हा रंजन से विजय चौधरी, राघोपुर से तेजस्वी यादव, यादव। सिवान से मंगल पांडे, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, जी। तमाम बड़ी वीआईपी सीटें जो इसमें शामिल है। ओसामा, रघुनाथपुर से ओसामा साहब, यानी साहबुद्दीन के जी। बेटे चुनाव लड़ बेटे, रहे हैं, वो हाँ। भी इसी फेज में। महुआ से लालू यादव के एक और पुत्र तेज प्रताप यादव, अपना भाग्य तेजू। आजमान, तेजू जी। भैया, वो उनका भी इसी चरण में है, पहले वाले चरण में उनका ये भी माहौल वोटिंग क्या हो है जाए। ओवरऑल? ओवरऑल माहौल की जो बात करते हैं, और देखिए, मतलब समीकरण के लिहाज से समझा जाए, चुनाव से पहले कुछ भी कहना जी। बेहद मुश्किल असंभव है, होता है। बिल्कुल मानता हूँ सर। जी। और लेकिन जो टोन सेट हो रहा है, उसमें आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है, एकदम प्योर एग्रेसिव। आज 1.5-2 महीने पहले बिहार में लग ही नहीं रहा था कि चुनाव हो रहा है। चुनाव है, दो हाँ। हाँ, दोनों गठबंधनों में सिर्फ उटौवल था, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, गठबंधन आपस में में लड़ाई कौन थी रहे। पहले, हाँ। हाँ,
और फिर ये बहुत मजबूती के साथ दोनों गठबंधन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए, दोनों गठबंधन अपने अपने स्तर पर बेहद मजबूत हो गए हैं और अब आमने सामने की लड़ाई है। त्रिकोण है नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि त्रिकोण नहीं है। इसका मतलब है कि पीके इस समय पिछड़ चुके हैं भारी भारी स्तर पर। अगर कोई भविष्यवाणी करना हो जिसपे रिस्क सबसे कम हो कि आपका जी। भविष्यवाणी एकदम सही साबित हो जाए, तो वो रिस्क आप ले हाँ, सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर नहीं है बिहार के इस चुनाव ओके। में। जो दिखाया जा रहा था सोशल मीडिया पर वो चीज नहीं है जमीनी हकीकत में। इनके प्रत्याशियों को अगर कुछ सीटें आ भी गई तो वो इनके बदौलत नहीं आएगा, वो स्थानीय स्तर पर लोगों का जी गुणा होता है। गणित होगा, या इनको जो वोट आएगा वो भी इस स्तर पर नहीं आएगा कि मतलब इधर मतलब इनको इनके स्तर पर वोटे ये इनके इनकी पैटर्न की वजह रणनीति का से ज्यादा इनको वोटे। वोट बैंक नहीं बन पाया, रणनीति के बहुत अनुसार से बहुत नहीं, इनका समीकरण रणनीति कुछ भी इस मामले पर स्तरीय नहीं साबित हो रहा है। जहां ओके। जहां नाराजगी है, मान लीजिए एनडीए गठबंधन ने चूक कर दिया, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल जाएगा। कहीं महागठबंधन का चूक हुआ है, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने कोई ऐसा प्रत्याशी दमदार उनके की ओर जी से दिख रहा है तो वहां हो जाएगा। तो वो स्थिति प्रशांत किशोर के लिए रहेगी। पिछली बार भी 8% के करीब लोगों ने निर्दलीय को वोट किया था। जी। निर्दलीय लोगों को भी 8% के करीब वोट आया था। तो वो जो निर्दलीय को वोट आता है वो शिफ्ट हो सकता है प्रशांत प्रशांत किशोर को किशोर। चाहिए। हाँ, वो हो सकता है जी। सर एक घोषणा पत्र दोनों पार्टियों के आ चुके हैं, दोनों गठबंधन के आ चुके हैं कहूंगा मैं तो घोषणा पत्र के सरसरी तौर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। जो आरजेडी या कांग्रेस या कहेंगे महागठबंधन ने घोषणा की थी, मिला जुला के थोड़ा सा कट करके वही एनडीए गठबंधन ने घोषणा कर दी है अपनी घोषणा पत्र में। क्या असर देखते हैं जनता पर इसका? देखिए, दोनों ओर से ना कट पेस्ट हुआ है। जी महिलाओं का मुद्दा चुराने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की अपने तेजस्वी प्रण पत्र में, जो जिस पर जी। कॉपीराइट एक तरीके से अघोषित तौर पर एनडीए अपना मानता है। एनडीए छोड़िए, नीतीश जेडीयू का कुमार कह सकते मानते हैं हैं। आप। हाँ, जेडीयू जी का नीतीश कुमार का दावा रहता है कि जी महिलाओं को लेकर के कॉपीराइट सा मामला है। रोजगार, जिसको पिछली बार तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया था, और उम्मीद से बेहतर, भले ही सरकार नहीं तेजस्वी यादव की बनी हो, लेकिन उम्मीद से बेहतर जो राष्ट्रीय जनता जी। दल का प्रदर्शन रहा या महागठबंधन का प्रदर्शन रहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उसमें कहीं ना कहीं रोजगार वाला मुद्दा फैक्टर था। उस मुद्दे को इस बार काउंटर कर दिया है एनडीए ने। तो किस दोनों ने मुद्दे से? एक आ, किस मुद्दे से काउंटर किया है? मुद्दे से नहीं, काम करके। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नौकरियां दी बिहार में, बांटी, 1 करोड़ उसके रोजगार की बात की है उन्होंने भी। जी इन्होंने 1 करोड़ और एक नंबर पर रखा है अपने टॉप में, प्रायोरिटी में जी इन्होंने युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का मसला रखा है, बिहार को आईटी जी। हब बनाने की बात कही है। तो दोनों स्तरों पर एनडीए ने उसको काउंटर करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के मुद्दे को लेकर के आमने सामने हैं, और दोनों के मुद्दे बहुत कॉमन है। आप दोनों का जी जी। मैनिफेस्टो उठा करके देखिएगा तो दोनों में करीब करीब एक जैसी ही बातें हैं, सिर्फ बातों का हेर फेर नजर आएगा। 1 करोड़ रोजगार, उधर कह रहे हैं कि हर हर घर घर में नौकरी। नौकरी। हर घर नौकरी, तो हर घर में नौकरी तो 500 का कैसे सिलेंडर। देंगे जी? 500 में सिलेंडर। इधर भी बहुत सारी घोषणाएं, सब्सिडी, अति पिछड़ों को विशेष 150 अति पिछड़ों यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली यूनिट फ्री। 125 करीब पहले करीब से ही समानता है। पहले से ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि 30,000 कर देंगे वेतन जीविका दीदियों का, सरकारी जी नौकरी। इन्होंने कहा कि अभी से भी जो जीविका में रजिस्टर्ड हो रही हैं उनको हम लोग दे रहे हैं 2-2 लाख रुपया रोजगार करिए। जी। 2-2 किस्त भी जारी हो गया। ज्यादा। तो आमने सामने मुद्दे दोनों के पास एक ही जैसे हैं। चुनाव नहीं। जी। जी। एक मुद्दा मुझे अलग लगा जो आदित्य तेजस्वी यादव ने फेंका है या कहीं मतलब जनता में उछाला है, वो है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी हम शादी करवा देंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे। यही मुद्दा बता दो, हरियाणा में जब पहली बार बीजेपी सरकार आई थी, ये कहा गया था कि बिहार में हमारी सरकार है, हरियाणा में जो लड़कों की शादी नहीं होती है बिहार से हम शादी करा देंगे। वो मुद्दा मुझे लग रहा कनेक्ट करके और तेजस्वी यादव ने ये उछाला है कि जिन बिहारी बच्चों की शादी नहीं होती है नौकरी दे देंगे और हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे उन बच्चों की शादी हो जाएगी। ये मुद्दा नया है और क्या प्रभाव डालेगा ये? 2 दिन पहले उछाला है उसने, तेजस्वी यादव ने। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को भी रोजगार से जोड़िए। बिहार में शादियां उसी की होती हैं जिनके पास सरकारी नौकरी होता है। सरकारी नौकरी। जल्दी होता है, उनकी संभावना प्रबल होती है, शादियां सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शादियां नहीं होती। बिहार में शादियां नहीं होती तो जनसंख्या वृद्धि इस कदर का होता। जी ऐसा नहीं है कि बिहार में शादी वादी नहीं होती। वो टोन अलग है,
वो जी टोन है कि हम नौकरी देंगे तो जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। बिहार चूंकि नौकरी पसंद करने वाला राज्य है, जी नौकरी बिहार की प्राथमिकता में है, और आज से नहीं है, ये आजादी के पहले से है। बिहार जी। से जब जनता जी पे वोट में कैसे बदल पाएगा ये मुद्दा सर? वोट में असर डालेगा कुछ? बिल्कुल रोजगार का मुद्दा असर डालेगा, लेकिन क्या है कि दोनों लोग रोजगार का कार्ड प्ले कर रहे हैं ना, तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है मामला। आप भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो फिर बात आती है कि दोनों एक जैसे बात, तो फिर वहां समीकरण की बात आती है, अपने समाज की बात आती है, अब जी प्रायोरिटी आता है कि हम किसको ज्यादा पसंद करते हैं, तब वहां वो मामला आ जाता है। तो मामला बैलेंस हो गया है। फिर अब यहां से समीकरण पर ही चुनाव झुकता हुआ नजर आ रहा है कि जी समीकरण कौन साथ पाएगा, समीकरण किसके साथ रहेगा। वो समीकरण जिसको कुछ लोग सामाजिक समीकरण कहते हैं और कुछ लोग जातीय समीकरण कहते हैं, जो सोशल भी इंजीनियरिंग इसको, कहते हैं, आज का नया शब्द निकाला है सोशल इंजीनियरिंग। नीतीश कुमार ने इसको सामाजिक अभियंत्रण नाम दिया बिहार में, ऐसे ये यूरोप से आया हुआ ये टर्म है। ये जी सामाजिक अभियंत्रण जो शब्द है यूरोप से आयातित शब्द है, लेकिन इसको भारत भर में प्रचारित प्रसारित बिहार से उठा करके किया, तो वो नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने सामाजिक अभियंत्रण जैसे शब्द का बखूबी इस्तेमाल किया। गुड गवर्नेंस भी यूरोपियन टर्म है, सुशासन, जिसको नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति हाँ, में भली भांति भुनाया लागू है, किया। जी लागू किया, इम्प्लीमेंट भी किया। और नीतीश जी कुमार की जो यूएसपी है, नीतीश कुमार की जो सफलता है, नीतीश कुमार की जो राजनीति है, उसमें गुड गवर्नेंस एक बड़ा फैक्टर है, यानी सुशासन। तो मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव है ये सामाजिक समीकरणों पर ही बनेगा, किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में बिगड़ेगा। जी क्योंकि महिलाओं की तादाद ज्यादातर नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो साइकिल का बांटना हो, चाहे वो शराबबंदी हो, इस तरह से। किंतु तेजस्वी यादव ने बड़ा एक और पासा फेंका, या कहीं एक और मुद्दा उठाया है और जनता के बीच लाया है। उन्होंने कहा है कि हर महिला के खाते में 14 जनवरी को 30,000 रुपए खाते पहुंच जाएंगे। देखिए, ये जो फ्री बीज रेवड़ी वाली जो बात है ना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2023 के बाद, वर्ष 2023 से अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव पूरे देश भर में हुए हैं, उसमें 9 चुनाव ऐसे हुए हैं जो महिला सेंट्रिक रहे, या वैस 9 चुनाव, उसमें 8 जी समझ गया। वैसी पार्टियों की सरकार बनी है जिन्होंने महिलाओं को सीधे कैश ट्रांसफर की बात कही। किया है। उसमें भी उन लोगों की सरकार रिपीट कर गई जो पहले से सरकार में थे और उन कैश ट्रांसफर कर रहे थे, उन पर ज्यादा भरोसा रहा। उदाहरण, बिहार का चुनाव है तो झारखंड का ले लेते हैं, क्योंकि झारखंड सबसे पड़ोसी राज्य है बिहार का, छोटा बिल्कुल। भाई। हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद जब सरकार में पुनः उनकी वापसी हुई, मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुए, उन्होंने मैया सम्मान योजना ला दिया था, जी सीधे राइट। कैश ट्रांसफर। तो उसका फायदा हेमंत सोरेन को हुआ। आप सरकार में जी नहीं है और आप कमिट कर रहे हैं कि हम कर देंगे, तो वो ये जो थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड है दूर हो हर जाता है, चुनाव। दूरी हो जी जाती है थोड़ी सी। हाँ, बिल्कुल सही है सर। तो ये तेजस्वी यादव ने अभी कहा है, और 20,000 रुपए तो ट्रांसफर हो गए ना महिलाओं के खाते में। जी वो यूं कि जिन जिन लोग, जो जो लोग जीविका देवी में जो लोग रजिस्टर्ड हुए उद्योग लगाने के लिए, उन लोगों के खाते में 2 किस्त के तौर पर 10,000 यानी 20,000 नीतीश कुमार ने ट्रांसफर कर दिया। जी तो ये जो गेम हो रहा है ना, ये पॉलिटिकल, ये कैश ट्रांसफर वाला जो गेम है, ये भी एक निर्णायक है। देखिए, समीकरण में महिलाओं का एम्पावरमेंट भी बिहार के पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है। जी बिहार ऐसा राज्य है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं जी करीब 5% का अंतर है सर, करीब। पिछले विधानसभा में। और ये पिछले विधानसभा में ही नहीं हुआ है, वर्ष 2010 में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोट किया था, और ये ट्रेंड चल रहा है अभी तक। 2015 विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने जी ज्यादा वोट किया। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों के तुलना में ज्यादा वोट किया। तो यहाँ जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है, वुमेन्स पॉलिटिकल पावर है, वुमेन्स वोटिंग पावर जो है, वो भी एक फैक्टर बन करके उभरा है। 122 सीटें ऐसी थी पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान जहां पर पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। वोट किया और है। वैसी सीटों पर जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, वहां पर एनडीए का जीत का प्रतिशत सर्वाधिक ज्यादा। था, ज्यादा था। तो वुमेन्स फैक्टर भी है
इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभाल चुके हैं। जिस तरीके से रोजगार कार्ड जो तेजस्वी यादव लेकर के आए थे, बाद में उसी पर प्रशांत किशोर भी खेल रहे थे, और जी कन्हैया कांग्रेस भी उसी पिच पर खेलने का कोशिश कर रही थी जब कन्हैया को यात्रा के दौरान पलायन के मुद्दे पर उतारा गया था। कहा गया कि पलायन रोको, यात्रा कीजिए। यानी जी रोजगार के इर्द गिर्द ही राजनीति तीन पार्टियों ने करने की कोशिश की, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश एनडीए ने की है। जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार देने की बात, 10 लाख से अधिक नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 5 सालों में रोजगार दे दिया। दिया। यानी एक भरोसा जता दिया, भरोसा बताया कि हाँ हम कर रहे हैं, करेंगे। ये बात की बात होती है, वादों से दावों से परे हटते हुए उसको अमली जामा पहनाने तक नीतीश कुमार की सरकार रोजगार के मामले में पहुंच चुकी है। जी सर, अभी हम बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, दोनों मैदान में कूद चुके हैं और दोनों की हम चर्चा करते हैं। तो राहुल गांधी का बयान आया कि अमीर बच्चों को एक दिन पहले एग्जाम पेपर मिल जाता है, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या प्रभाव डालेगा ये चुनाव में? ये पेपर लीक से जुड़ता हुआ मामला है। जी जी। पेपर लीक से जुड़ता हुआ मामला है, अमीर लेकिन गरीबी को इसको जोड़ दिया उन्होंने ना। ऐसा थोड़ी गरीब बच्चे होता कहाँ है। जाएंगे, अमीरों को पहले पेपर मिल जाता है। देखिए, वो क्या कहने का जो ये पूरी तरीके से चुनावी है, लेकिन इसका अगर विश्लेषण किया जाए कि वास्तविकता क्या है, सबका अपना अपना कि ऐसा है कि ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, और ये सिर्फ बिहार से जुड़ता हुआ मामला नहीं है। करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं इस देश में। जो परीक्षा पद्धति है उस पर ही सवाल खड़ा है। और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या जनता दल यूनाइटेड की सरकार, क्या कांग्रेस की सरकार, क्या किसी अन्य दलों की सरकार, जिसकी भी सरकार है, हर जगह पर पेपर लीक का मामला हुआ है। ये पूरे परीक्षा पद्धति पर सवाल है, ये नहीं, पूरे ये तो है सर। व्यवस्था की। तत्काल में ये मुद्दा वोटरों में क्या प्रभाव डालेगा? राहुल देखिए, गांधी जिस तरह बिहार उछाल रहे हैं। बिहार रोजगार के मामले में, परीक्षा के मामले में बहुत सेंटिमेंटल स्टेट है। उसके पहले अभी भी आंदोलन तेजस्वी हुए थे यादव। छात्रों को, ध्यान होगा सर आपको? जी हाँ, बिल्कुल, 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 छात्रों को लेकर के बड़ा आंदोलन हुआ था पेपर लीक के मामले के बाद। इसमें कई लोग सामने आए थे। प्रशांत किशोर ने इस पर अपनी राजनीति करने की कोशिश की थी। पप्पू यादव कई दिनों तक इस पर जी आंदोलनरत थे, कोशिश कर रहे थे। जी। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट हमेशा से छात्रों का जो सब्जेक्ट है बिहार में रहा है। छात्रों की राजनीति ने बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा कई बार बदली है। एक मुख्यमंत्री का कुर्सी चला गया था छात्र आंदोलन की वजह से। जयप्रकाश नारायण, जिनकी राजनीति को देश नहीं भूल सकता है, छात्रों को लेकर के नहीं बोल उन्होंने सकता। पूरे पूरे बदल दिया था। और आज की जी। तारीख में जितने भी स्थापित नेता हैं बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उनमें से वो उसी के, अधिकांश उसी छात्र उसी राजनीति आंदोलन की। के विशाल पेड़ हैं। जी बिल्कुल। तो सब थोड़ा वीडियो लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट में चाहेंगे हम। अभी नितिन गडकरी जी ने कहा कि बिहार में मैं अमेरिका से भी अच्छी रोड बना दूंगा। 11 साल में कितनी बन चुकी है? नहीं, देखिए, सड़कें बनी हैं लेकिन और जरूरत है। सड़कें पिछले बजट में भी जो घोषणा हुई है केंद्र सरकार की ओर से, उसमें कई एक्सप्रेसवे का प्रायोजन है। और इस बार भी जो एनडीए का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, इसमें 7 एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई है उस घोषणा पत्र में। तो उम्मीद की जा रही है कि जो इंफ्रा है उसमें बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा बिहार में, विकास होगा बिहार में, और उसमें सबसे बड़ा रोल सड़कों का रहेगा। देखिए, बिहार में सड़कें बनी है, लेकिन तुलनात्मक तौर पर जो सड़कें बननी चाहिए थी वैसी सड़कें अभी उपलब्ध नहीं है। यानी 2 लेन की तो सड़कें हैं, लेकिन आज की तारीख में 2 लेन की सड़कें 25 साल पहले की बात है। आज बिल्कुल। 2 लेन सड़कों को आप बहुत ये नहीं मान सकते। तो 6 लेन आज सर, जरूरत 6 लेन की छह सड़क लेन होनी चाहिए छह आज लेन भी। मिनिमम मिनिमम हाई स्पीड ट्रैक चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, कनेक्टिविटी बॉटल नेक नहीं होना चाहिए सड़कों पे। मतलब आगे से खूब चौड़ी सड़क है और कुछ अंदर गए तो उसके बाद आगे। पतला सा मिल गया मुहाना, वो तो जाम लगना ही लगना है। तो वो बिल्कुल। सब चीजें नहीं होनी, मतलब बेसिक जो चीजें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत, सुधार की मांग बिहार में है। और नितिन गडकरी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कई राज्यों में, उनका माना जाता है कि उन्होंने बहुत सड़कें बनाई हैं। पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाने में गडकरी का योगदान है। और बिहार के लिए अगर वे बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार को खुश होने का मौका है। ये अगर हो जाता है तो यकीन मानिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं गडकरी जी की रोड मैप के ऊपर एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा। गडकरी रोड बना देते हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट उनका जीरो है। मेरे से बात करेंगे और गडकरी जी से खुल के बात करूंगा तो मैं कहूंगा रोड बनाना अलग बात है,
ट्रैफिक मैनेजमेंट गडकरी जी का शून्य है, 100 में से शून्य करेक्ट, नंबर मिलेगी। करेक्ट, बॉटलनेक। दिल्ली में जो बनाई है, सड़कें बनाई है, सारी फेल। फिर अगले मुद्दे पे आएंगे सर। बात हाँ। ये और प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी वाले इतनी गालियां देते हैं हमको, इतना पुराने मुद्दे उखाड़ते हैं, लग रहा है एक अलग मंत्रालय बना लेना चाहिए इनको, ये काम देखेगा किसको कहाँ गालियां देनी है। प्रियंका गांधी कह रही आरोप, आरोप मंत्रालय, जी आरोप मंत्रालय, ऐसा वाद विवाद हमेशा से चलते रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी कोई भावनात्मक बात बोलते हैं तो गांधी परिवार की ओर से ऐसी बातें की जाती हैं। उन पर आरोप, मतलब ये दोनों आमने सामने। और देखिए, लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ही देश में, देश भर में पॉलिटिकल टोन नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव पर प्रहार करके नहीं सेट करते हैं, वो गांधी परिवार पर प्रहार करके ही सेट करते हैं। वहीं से नेशनल लेवल पर वो सेट करते हैं मामले को। क्योंकि सिर्फ बिहार नहीं, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो उसमें, चूंकि राष्ट्रीय नेता है तो सब कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है, तो उनको काउंटर करने के लिए उनको, मतलब वो किसी को मुद्दा बना रहे हैं तो वो भी तो बड़ा होना चाहिए ना, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान होनी चाहिए ना। तो वो पहचान गांधी परिवार के पास है, तो वहां ये आक्रामक होते हैं। इसमें गांधी परिवार को लगता है तो वो वहां से फिर कहते हैं कि नहीं, आरोप मंत्रालय बना दीजिए। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी बिहार आई हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा उनको जब तक वो जनता के मुद्दों को कनेक्ट नहीं करेगी ना। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता है, लेकिन कांग्रेस लगता है कि बिहार की राजनीति या देश भर की राजनीति में राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी के गुट में बटी हुई है। बिहार भी उसका जी उदाहरण बना, बिल्कुल सर। बिहार भी उसका गवाह बना। एक तरफ देखा गया कि राहुल गांधी का गुट, और दूसरी ओर प्रियंका गांधी का प्रियंका गुट। हाँ, पंजाब में प्रियंका भी है। गांधी पंजाब में भी है। तो ये बड़े स्तर पर राहुल गांधी का गुट और प्रियंका गांधी चलिए का सर, हम गुट का बिहार से जो, बाहर नहीं जाएंगे, हम बिहार में जी, आते लौट के एक कांग्रेस और तेजस्वी यादव को सत्ता का भूख है, ऐसा कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और भाजपा, मतलब महागठबंधन कहता है भाजपा 30 हेलीकॉप्टर लेके घूम रही है, तो क्या बिना जनता की भूख की घूम रही है? ये कहना कि सत्ता की भूख तो सबको है ना। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनावी तौर पर कोई एक्टिव रहने वाली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया है। हाँ, ये भूख अब हाल के दिनों में आरजेडी की ओर से बिहार में दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के न चाहने के बावजूद या अन्य दलों के न चाहने के बावजूद खुद को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करवाया, बने ना बने लेकिन सर सर गठबंधन के सर दलों यहाँ से। रोक रहा हूँ आपको मैं। सर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कट्टा रख करके कांग्रेस के गले पे और सीएम पे घोषित करवाया है। ये कट्टा क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए हमारे नहीं, दर्शकों को। कट्टा बिहार में बोला जाता है गैर लाइसेंसी पिस्तौल हथियार को, जो होममेड होता है, जिसको बनाया जाता है तो कानून गली व्यवस्था कहाँ मोहल्ले। चलेगी जब गले पर रखा गया था, तो गर्दन पर रखा गया था तो? अरे ये एक सवाल है कि कानून व्यवस्था कहाँ, दिल्ली में रखा गया होगा, या हो सकता है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार हो वहां जाके रख दियो। ये एक अलग विषय है, डिटेलिंग। कट्टा देखिए क्या है ना, वो सांकेतिक है। बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत बुरी तरीके से रंगदारी वाले गाने हावी हैं, जिसमें कट्टा सटा करके सब कुछ करने का बात किया जा रहा है। एक गाना है कि कट्टा सटा के उठा लेंगे, भैया को आने दो सरकार में। भैया अच्छा यानी आरजेडी का ये गाना, भैया मतलब जी, तेजस्वी भैया को सरकार में आने दे, कट्टा सटा करके उठा सटा लेंगे। के। तो नरेंद्र, हाँ, ओह तो अच्छा नरेंद्र अच्छा। मोदी ने वहीं से जोड़ा होगा कि ये कट्टा सटा करके ही मुख्यमंत्री का फिर घोषित चेहरा करवा भी, लिया है। हाँ, घोषित करवा लिया है। तो ये सब चीजें बिहार की राजनीति में दिलचस्प है। और बिहार की राजनीति जो है ना, अपने चरम पर है, अपने चरम सर पर मैं है। अंतिम प्रश्न है मेरा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। परसों युवा वोट डालने जाएगा, जो पहली बार और या दूसरी बार वोट डालने जाएगा युवा, उसके दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने से पहले? देखिए, मुद्दे तो दोनों ओर से बराबर हो गए हैं, न्यूट्रलाइज हो गया है मामला। तो अब समीकरण के वोटर की आधार बात कर पर, रहा हूँ, वोटर की। हाँ हाँ, वोटरों के वोटर लिए क्या भी, सोच के जाएगा? वोटरों के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। वोटर अगर दोनों ओर से एक समान से मुद्दे हैं, अगर मैं न्यूट्रल वोटर हूं तब भी अगर मैं समीक्षा करूं तो जो मुद्दे तेजस्वी के प्रण पत्र में है, जो घोषणा है, करीब करीब वही घोषणा एनडीए के भी प्रण पत्र, संकल्प पत्र में है, वैसे ही संकल्प पत्र मुद्दे में। हैं। हाँ, तो फिर मेरा चॉइस ये बनेगा कि मैं देखूं कि मैं किससे ज्यादा कनेक्ट करता हूं, किस नेता के साथ ज्यादा कनेक्ट करता हूं, मेरा समाज किधर है, मेरे चाहने वाले लोग किधर हैं। फिर वहां से कनेक्शन जुड़ेगा। और उस, मुझे लगता है कि, समझ मेरी गलत हो सकती है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता जी है, जी। लेकिन इस आधार पर अब होगा कि अब मान लीजिए मैं रोजगार चाह रहा हूं कि नहीं नहीं, रोजगार के नाम पर वोटिंग होना चाहिए, तो दोनों ओर से ना रोजगार के वायदे हैं।
अब वहां देखा जाएगा कि भरोसा कौन ज्यादा जता रहा है। मुझे चाहिए कि नहीं नहीं, मेरे घर में ना फीमेल्स जो हैं, इनको भी अब रोजगार करना चाहिए, इनके हाथ में भी कुछ पैसा आना चाहिए। दोनों ओर से वायदे हैं, एक ही तरीके के, दोनों। करीब करीब, जी। हाँ, करीब करीब। तो इस मसले पर जो है वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं था नैरेटिव और परसेप्शन बनाने के लिए, लेकिन दोनों ओर से वो मामला न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब फिर से बात आती है कि समीकरण कौन सा लेकर के जाता है, किसके पास ज्यादा सामाजिक समीकरण है, किसके पास ज्यादा जातीय समीकरण है। और एक बात और इसमें बेहद दिलचस्प है कि वैसे लोग बिहार की राजनीति में पहली बार, बिहार के चुनाव में वैसे लोग 1.5 करोड़ के करीब हैं जो वोट करने जाएंगे, जिन्होंने लालू राज को कभी नहीं देखा था। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लालू प्रसाद देखे नहीं है, वोट करने जाएंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई है शायद शादी का वादा भी देख के जाएंगे, ये भी हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन भी था, वो एक तरीके से ये था कि जंगल राज की उन बातों को बताया जाए जो ऐसे युवा, करोड़ों ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट करेंगे, जिन्होंने पहली दूसरी बार, हाँ जी, बिल्कुल। लालू राज को देखा नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया है, राजवीर जी। चलिए सर, बहुत सर, बहुत धन्यवाद। और हमारे धन्यवाद दर्शकों सर। ने देखा कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है, और दोनों इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और पीके की जो स्थिति बताई आपने, स्पष्ट कर दिया। उन्होंने भी कहा अपने बयान में या तो 10 सीट आएंगी या 135 सीट आएंगी। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जमीनी हकीकत बता रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये मुद्दा तीसरा मोर्चा उभर रहा था, वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, और दोनों गठबंधन की आपस में टक्कर है। और सर्वे, और मैं बात करूंगा सर, जो फलौदी में सट्टा बाजार होता है, उसमें ये बताया गया है बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी हो सकता है। तो सर हम दोबारा जुड़ेंगे तो अगले फेज की बात करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।